जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, उसी के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है अकाउंटिंग टर्म के बारे में। यानी कि वह कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिसके माध्यम से हम अकाउंटिंग कर पाते हैं, वो कौन कौन से ऐसे स्टेप होते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग कर पाते हैं, उसी को आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीखना है। देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म के बारे में बात किया जाए तो इसमें पहला ऑप्शन आता है क्या, अकाउंट। और अकाउंट का मतलब होता है खाता। इसमें कह रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स पे पड़ता है, लायबिलिटी पे पड़ता है, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है इत्यादि। जैसे कह रहा है कि अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स पे पड़ता है। और एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, और इनकम का मतलब होता है क्या, आय। पार्टिकुलर इन्हीं चारों ऑप्शन पे ये पड़ता है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है जैसे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ये सब एक प्रकार के अकाउंट होते हैं। और देखिए इसके बाद से सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखा है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है क्या, व्यापार। अब देखिए कह रहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस कहलाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस कहलाता है। और कह रहा है कि बिजनेस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। बिजनेस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला ऑप्शन लिखा है ट्रेडिंग, और सेकंड लिखा है मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड आता है आपका सर्विसिंग। जैसे अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और एक आपका होता है सर्विसेज बिजनेस। जैसे सबसे पहले अगर ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बात करें, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत कौन सा बिजनेस आता है, सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए। जैसे मान के चलिए कि हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, या ऐसे प्रोडक्ट को हम स्टार्ट किए हैं बेचना, या जहां से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है कि उस प्रोडक्ट को हम कहीं से खरीद करके लेकर के आके तब उसको सप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर के उसको सेल कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस नाम देते हैं। कौन सा, ट्रेडिंग बिजनेस हम नाम देते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक मैंने दुकान किया, और उस दुकान में मैंने बहुत सारा लैपटॉप ला करके रख दिया, नई नई लैपटॉप, और फिर मैंने कस्टमर को बेचना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार के बिजनेस, चूंकि लैपटॉप हम बना नहीं रहे हैं, लैपटॉप को हम कहीं से होलसेल रूप में खरीद के लेके आ रहे हैं, और तब जाकर के उससे हम बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। और सेकंड आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है कि जिस प्रोडक्ट को हमको बेचना है, उस प्रोडक्ट को हम क्या क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और तैयार करके तब जाकर के हम उसको सेल करने का काम कर रहे हैं। तैयार करके तब जाकर के हम उसको सेल करने का काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक बिजनेस है, और उस बिजनेस में मैंने क्या किया कि बहुत सारा जो है क्या किया कि बैग सप्लाई किया, मतलब बैग का मैंने क्या किया, बिजनेस किया। और उस बैग में क्या कर रहे हैं हम, तुरंत मतलब उसका पूरा मतलब जो भी उसका कच्चा माल है उसको हम खरीद के लेके आ रहे हैं, और फिर उसको एक क्या करते हैं, बनवा करके, और तब जो है जा करके कस्टमर को अगर हम सेल कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि खुद मैंने तैयार किया है और तब जाकर के उसको मैंने क्या किया है, सेल किया। तो ऐसे बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा। इसके बाद से आता है तीसरा सर्विसेज की बिजनेस। और सर्विसेज की बिजनेस ऐसे बिजनेस होती है कि जैसे मान के चलिए कि हम एक प्रकार की पढ़ा रहे हैं आपको, तो एक प्रकार का हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। या इसी तरीके से मान के चलिए कि कोई डॉक्टर होता है, एक प्रकार का आपको सर्विस दे रहा होता है। ये सब एक प्रकार के सर्विसेज के बिजनेस पे आते हैं। या फिर मान के चलिए कि जैसे आपके क्या होते हैं, मोबाइल पे भी बहुत सारा एड वगैरह आता है, आपने यूट्यूब पे भी देखा है कि बहुत सारा एड वगैरह आता है, वो भी एक प्रकार की बिजनेस है। यानी कि वो कंपनियां भी क्या करती है, पैसे लेती है, तब जाकर के वो एड आपको दिखाने का काम करती है। तो एक प्रकार का ये हमारा क्या होता है, सर्विसेज की बिजनेस होती है। अब चलिए, इसके बाद से आता है प्रोप्राइटर। स्पेलिंग इसमें गलत है, प्रोप्राइटर का देख लीजिएगा। कह रहा है कि प्रोप्राइटर होता क्या है, ई के बाद बस आई होना चाहिए यहाँ पे। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, व्यापार का स्वामी, बिजनेस का स्वामी, जो बिजनेस का मालिक होता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है और व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है,
वह बिजनेस का प्रोपराइटर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोपराइटर कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा मालिक है जिन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिया, और मान के चलिए कि 1 महीने के बाद उनके बिजनेस में अगर जो है लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसके पूरे जिम्मेदार कौन होते हैं? तो जो प्रोपराइटर होता है, जो मालिक होता है, वही होता है। अगर उसके बिजनेस में अगर मतलब मान के चलिए कि जैसे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, यानी कि केवल उनके बिजनेस में मान के चलिए कि लॉस हो रहा है, तो उसका भी जिम्मेदार वही होता है जो बिजनेस में पैसा लगाया। एक प्रकार का वो मालिक, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तब भी उसको कोई दिक्कत ना हो, तो एक प्रकार का वो प्रोपराइटर होता है, मालिक होता है, बिजनेस का स्वामी हम उसको बोल सकते हैं। और फिर लिखा है जैसे अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि अकाउंटिंग का जो समय है वो कौन कौन सा समय है, किस तरीके से हम उसको समझते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक रेगुलर पीरियड, समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वह अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको तैयार करना होता है, किसका? तो अपने बिजनेस का। और समय अवधि कह रहा है यहाँ पे कि अकाउंटिंग पीरियड किसी एक सिंगल मंथ का भी हो सकता है, और 3 मतलब क्वार्टर का भी हो सकता है। क्वार्टर का मतलब 3 महीना होता है ना। और फिर कह रहा है कि ईयर यानी कि 1 साल का भी हो सकता है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि अगर मंथ के बारे में बात करते हैं, तो बिजनेस हमारा 1 मंथ का भी हो सकता है, और 3 मंथ का भी हो सकता है, और इसके साथ साथ 1 साल का भी हो सकता है। वो डिपेंड ये करता है कि हम पूंजी किस हिसाब से मैंने लगाया। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं और ओनली 1 मंथ पे अपना बिजनेस का ट्रैक देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे गया हुआ है, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि स्टेटमेंट अपना तैयार करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 3 महीने का देखते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल पे अपना रिपोर्ट चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग का पीरियड होता है। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट्स ऑफ अकाउंट, और इसमें कह रहा कि ऐसे अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट कहलाता है। कह रहा कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह, समूह का मतलब एक प्रकार का ग्रुप हम बोल सकते हैं, जो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रकार की संस्था, कह रहा है कि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट ऑफ अकाउंट कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी संस्था है जिसके बारे में डेली जो भी हमारा मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, या जो भी हमारा आय व्यय हो रहा है, चाहे जो भी उसमें हम मतलब कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक हम क्या करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। और उसी चार्ट ऑफ अकाउंट में एक प्रकार का हम आसानी तरीके से देख लेते हैं कि हमारे बिजनेस में ये क्या क्या मतलब टोटल जो मतलब क्या होता है, जो भी टोटल उसमें क्या होते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, या किसी को पैसा दिए होते हैं, रिसीव किए होते हैं, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आसानी तरीके से उसको हम टाइप कर लेते हैं। एक प्रकार का उसको चार्ट्स ऑफ अकाउंट कहलाता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। अब देखिए इंटिटी का मतलब क्या होता है? इंटिटी, इसका मतलब होता है इकाइयां। जैसे लिखा है कि इंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन आदि का हो सकता है जिसका एक लीगल सेपरेट एक्सटेंट मतलब अस्तित्व मौजूद हो, जैसे राजेश ज्वेलर्स, वृद्धि ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि। जैसे कह रहा है कि इंटिटी एक पर्सन, पार्टनरशिप, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन आदि का हो सकता है। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस में सिंगल पर्सन भी हो सकता है, या फिर मान के चलिए कि कई लोग भी पार्टनरशिप में भी उस बिजनेस को चला सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी आसानी तरीके से क्या हो सकता है कि इंटिटी तैयार हो सकता है। और मान के चलिए कि जैसे क्या होता है, जैसे हम नाम से स्पष्ट समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि राजेश ज्वेलर्स नाम दिया गया, तो एक अलग एंटिटी होती है राजेश ज्वेलर्स। फिर मान के चलिए कि वृद्धि ट्रेडर्स दिया हुआ, ये भी एक अलग एंटिटी होती है, मतलब एक अलग इकाई हो सकती है। मान के चलिए कि नाम तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन हो सके कि इस बिजनेस को पार्टनरशिप में चलाया जाता हो, या हो सके कि कोई सिंगल पर्सन इस बिजनेस को लेके जा रहा हो। समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग एंटिटी के हिसाब से, अलग अलग इकाई के हिसाब से हम अपनी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को देखते हैं, अपनी बिजनेस को मॉडिफाई करते हैं। जो किसी कह रहा है कि देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी पर्सन का भी हो सकता है, और किसी पार्टनरशिप बिजनेस का भी हो सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। वो अलग ही एंटिटी होती है। अब देखिए ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का हिंदी होता है लेन देन। जैसे मान के चलिए
ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों में क्या होता है, लेन देन होता है। जैसे मान के चलिए कि हम दुकान पे चले गए सामान लेने के लिए, हम पैसे देते हैं, फिर सामान हमको मिलता है, यानी कि हम खरीदने वाले हो गए और वो आपका बेचने वाला हो। देखिए इसमें ट्रांजेक्शन में लिखा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में होने वाले लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। और कह रहा है कि ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो और जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व। जैसे परचेज ऑफ गुड्स लिखा हुआ, देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन के बारे में आप समझिए। कह रहा है कि दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला लेन देन, जैसे मान के चलिए कि हम खरीद रहे हैं तो एक हमारी अलग एंटिटी हो गई और जो बेच रहा है उसका भी एक अलग एंटिटी हो गई, दो एंटिटी हुई, तब जाकर के हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसमें दो व्यक्तियों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग मतलब ये बीच होने वाला लेन देन ट्रांजेक्शन कहलाता है। और ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जिसकी कुछ वैल्यू हो, मतलब कुछ वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं और दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स खरीदा गया, तो क्या कुछ गुड्स खरीदेंगे तो पैसा पे करेंगे, तो उसमें क्या हो गई, कुछ वैल्यू हम दिए, उसके बदले में हमको कुछ सामान मिला, लेकिन आपको सामान का नाम नहीं पता है, इस वजह से लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स। मतलब आपने गुड्स को परचेज किया, इसके बदले में आपने क्या किया, पैसा भी दिया, तब जाकर के आपको गुड्स मिला। परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। और फिर लिखा हुआ है कि रिसिप्ट ऑफ मनी, अगर आपने किसी से पैसे प्राप्त किया तो वो भी देने वाला हो गया और आप क्या हो गए, पाने वाले हो गए। फिर लिखा है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर आपने सप्लायर को पेमेंट किया, यानी कि आपने अगर सप्लायर को पेमेंट किया हो तो वो पाने वाला हो गया और आप क्या हो गए, देने वाले हो। क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने किसी से मतलब किसी से मैंने सामान उधार खरीद के लेके आया था और फिर उसको मैंने ले गया क्या करने के लिए, पैसा देने के लिए, तो वो तो पाने वाला हो गया, लेकिन आप कौन हो गए, देने वाले। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ये कह रहा है कि कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होगा, नगद लेन देन। और फिर कह रहा है कि या क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, उधार भी लेन देन हो सकता है। इतने सारे को हम रख सकते हैं किसके अंतर्गत, ट्रांजेक्शन के अंतर्गत। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसके बाद से आता है एसेट्स, और एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। और देखिए इसमें एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है कि वे सभी वस्तुएं जो अस्थायी या अस्थायी रूप से हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती हैं। देखिए इसमें दो नाम आया हुआ, एक अस्थायी आया है, दूसरा अस्थायी आया है। और ये हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है कि अस्थायी अगर आपके पास एसेट्स है तो अस्थायी भी होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ एसेट्स कहलाता है। और एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सके, जैसे भवन, कंप्यूटर, कैश आदि। देखिए कह रहा है कि एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक सोर्स होते हैं। इकोनॉमिक सोर्स का मतलब ये होता है कि जो आर्थिक स्थिति होता है, जो मतलब उससे हम क्या कर सकें, पैसे प्राप्त कर सकें, जो हमारी सोर्स को मजबूत कर सके और उससे हम क्या कर सकें कि कुछ मनी भी प्राप्त कर सकें। ये हमारा क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। और मेजर का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि किसी मनी को भी आसानी तरीके से हम प्राप्त कर सकें। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है भवन, और भवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्डिंग। फिर कह रहा है कि कंप्यूटर, और फिर कह रहा है कि कैश। ये सब एक प्रकार के आते हैं किसके अंतर्गत, एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एसिड्स को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि फिक्स एसिड्स और दूसरा आपका क्या है, करंट एसिड। अगर फिक्स एसिड्स के बारे में बात किया जाए तो ये कह रहा है कि ऐसे एसिड्स जिसको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग में किया जा सके, उसको फिक्स एसिड्स कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे एसिड्स जिसको हमारी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, और ऐसे एसिड्स को हम रखते हैं किसके अंतर्गत, फिक्स एसिड्स के अंतर्गत। जैसे कौन कौन सा है, तो लैंड है, और बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर एंड फिक्सर। ये सब हमारे बिजनेस में लंबे समय तक यूज में होने वाली एसेट्स होती हैं। और करंट में क्या होता है, तो कह रहा है कि करंट में ऐसे एसेट्स जो हमारे जो शॉर्ट टर्म बेसिस हो, जैसे कि डायरेक्टर कस्टमर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल रिसेबल हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया आदि, इन सभी को हम रखते हैं किसके अंतर्गत, करंट एसेट्स के अंतर्गत।
और कह रहा है कि इन एसिड्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग एसिड्स भी कहते हैं। देखिए एग्जाम में पूछता है कि फ्लोटिंग एसिड्स के नाम से और भी किसको हम जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि करंट एसिड्स को ही फ्लोटिंग एसिड्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है। और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मान के चलिए कि कोई कस्टमर का वैल्यू है, कोई स्टॉक है, अगर स्टॉक हमारी दुकान में अगर पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो मान के चलिए कि स्टॉक हमारा खत्म भी हो सकता है और एक स्टॉक हमारा बहुत ज्यादा हो भी सकता है। अगर खत्म होगा तो हम दोबारा मंगाएंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो एक भी हमारे स्टॉक में नहीं बचेगा। और फिर कह रहा है कि जैसे बिल रिसीविंग, और फिर कह रहा है कि जैसे कैश अमाउंट आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, ये सब आते हैं किसके अंतर्गत, करंट एसेट्स के अंतर्गत, जो स्टेबल नहीं होता है, चेंज होता रहता है। अब चलिए इसके बाद से आता है लायबिलिटी। क्या आता है, लायबिलिटी। तो कह रहा है कि वह पैसा जो एक बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना होता है उस बिजनेस पर लायबिलिटी कहलाता है। और कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान का पैसा या बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट आदि। जैसे देखिए लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व होता है। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है, मतलब आप कितने रुपए बकाया लगाए हैं, तो एक प्रकार की आपके उतने रुपए क्या होती है, लायबिलिटी बनी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है लायबिलिटी के बारे में, कह रहा है कि जैसे क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान, जैसे मान के चलिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आप सामान लेने के लिए मान के चलिए कि किसी दुकान पे गए, किसी सप्लायर के पास आप चले गए, ध्यान से समझिएगा, और उसके वहां से आपने 10,000 रुपए का सामान लेके आया, अभी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, और आपने उसको पैसा दिया मात्र 5,000 रुपए। कितना दिया, 5,000 रुपया। तो क्या 5,000 के लिए कोई डेट लेते हैं ना कि इस डेट तक हम आपको 5,000 पे कर देंगे, तो वही जो पैसा आप बाकी लगाए हैं उसी पैसे को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है, लायबिलिटी। या फिर जैसे मान के चलिए कि आपने बैंक से लोन ले लिया, आपने बैंक से 10,000 रुपया लोन ले लिया, फिर बैंक ने आपको समय दिया ना कि इस समय तक आप पूरा कर दीजिएगा, तो बैंक के अगर आप देखेंगे तो आपके ऊपर बैंक का लायबिलिटी 10,000 का हो जाएगा, यानी कि वो पैसा आपको भविष्य में पे करना है। जब तक आप बैंक को देंगे नहीं तब तक ये पैसा आपका कटेगा नहीं, यानी कि एक प्रकार का आपका लायबिलिटी है और वो बैंक को आपको देना ही देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलिए इसके बाद से लिखा हुआ है कैपिटल। देख रहे हैं सब कोई सो रहा है, सीधा कोई बैठ ही नहीं रहा, क्यों मिस्टर, हेलो, नींद आ रहा है, सीधा बैठिए सीधा। चलिए इसके बाद से आता है कैपिटल। और कैपिटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, कैपिटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, पूंजी। और पूंजी होता क्या है, जो बिजनेस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है वही तो पूंजी होता है। देखिए कह रहा है कि बिजनेस के मालिक प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। जैसे मान के चलिए हम अपना बिजनेस 10,000 रुपए से स्टार्ट किए, तो कैपिटल में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कैपिटल में, 10,000 ही लिख सकते हैं, क्योंकि वही हमारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है। जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं वही पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और कह रहा है कि किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया गया धन उस बिजनेस का कैपिटल कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, जितना भी पूंजी से आप स्टार्ट करिए, अगर 5,000 से स्टार्ट करते हैं तो वही 5,000 आपका कैपिटल कहलाएगा, अगर 10,000 से स्टार्ट करते हैं तो वही 10,000 आपका कैपिटल कहलाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप अपने बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किए, कितना आप लगा।